नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। दोनों राज्यों में पहले चरण में मतदाताओं की संख्या 1.54 करोड़ से भी ज्यादा है। बंगाल के पहले चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो वहीं अगर असम की बात करें तो असम में आज 126 सदस्यीय विधानसभा की 47 सीटों पर पहले चरण में मतदान जारी है। 12 जिलों की इन सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच में वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने मतदाताओं से रिकॉर्ड वोटिंग की यहां पर अपील करी है। असम की जिन 47 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उन पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, स्पीकर हितेंद्र नाथ गोस्वामी और साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा और राज्य सरकार के कई मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें, असम और पश्चिम बंगाल में आज सुबह 7 बजे से ही लगातार पहले चरण की वोटिंग चल रही है। तमाम मतदाता जो हैं वो पोलिंग बूथों के बाहर नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जिन लोगों की ओर से यहां पर पोलिंग बूथों पर अपने मत का उपयोग कर दिया गया है वो बाहर आकर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जिस उत्साह के साथ वो लोग गए थे वो उत्साह उनका बरकरार रहता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं। मिदनापुर से पहली तस्वीरें देख रहे हैं आप, दूसरी आप पुरुलिया से और तीसरी रुपाही, साथ ही चौथी तस्वीर जो है वो सलतोरा से आप देख रहे हैं। तो आपको बता दें, चारों ही जगहों पर सुबह 7 बजे से ही लगातार वोटिंग कार्यक्रम चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग जो हैं वो लगातार यहां पर पोलिंग बूथों के बाहर में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में जो पहले चरण की वोटिंग हो रही है ये काफी खास भी मानी जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है जिस तरीके से असम में आज जो 47 के आसपास वोटिंग हो रही है जिन सीटों पर, उनमें एक सीट जो है उसमें खुद सीएम सोनोवाल जो है वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये मुकाबला जो है काफी अहम रहने वाला है और ये वोटिंग जो सुबह से चल रही है वो भी काफी अहम है। काफी दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। साथ ही पश्चिम बंगाल की बात करें तो जिस तरीके से लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहां पर टीएमसी और बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है, और उसी बीच में कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों की बात करें तो वहां पर काफी हिंसक झड़प भी देखने को मिली है, काफी घटनाएं ऐसी देखने को मिली है जिसके बाद से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी कड़ी कर दी गई है। तो एक और कह सकते हैं कि लोग एक्साइटेड है, उत्साहित है कि यहां पर नई सरकार हमें मिलेगी, तो दूसरी ओर कह सकते हैं कि लोग इस बात को लेकर चिंतित भी है कि तमाम चरण के चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। सुबह 7 बजे से ही लगातार पोलिंग बूथों पर लोगों की कतारें नजर आ रही है। हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो या किसी तरह के लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। तो कह सकते हैं कि तमाम पोलिंग बूथों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। हर कोई बारी का इंतजार कर रहा है, एक एक करके जाके वो अपना वोट डालता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि वाकई जिस तरीके से चुनाव से पहले का जो माहौल पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, उसके बाद में जब आज वोटिंग हो जाएगी तो कितनी फीसदी यहाँ पर वोटिंग देखने को मिलती है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि पिछले बार की चुनाव में इस बार के चुनाव में कितनी वोटिंग यहाँ पर लोगों की ओर से डाली गई है, कितना लोगों की संख्या जो है वो पोलिंग बूथों पर पहुंची है। ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। लेकिन सबसे पहले यही कि सुबह 7 बजे से ही पहले चरण की वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है और लगभग शाम 6 बजे तक यहां पर वोटिंग होती रहेगी।
हर कोई आ रहा है यहाँ पर पोलिंग बूथों पर और मतदान करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम सपने, तमाम उम्मीदें जो है वो यहाँ पर वोटर्स लेकर आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स की ओर से उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरीके से लगातार हर कोई परिवर्तन चाह रहा है, तो सबसे पहले मुद्दा जो है इस बार वो विकास का है। कुछ लोगों की ओर से कहा गया कि एजुकेशन जो है वो इस बार मुद्दा है, या कह सकते हैं कि तमाम लोगों से जो बात करी है तो अधिकतर लोगों ने अपने अपने फील्ड के बारे में ही यहाँ पर उन्होंने राय रखी है। हर किसी ने कहा है कि मेरे वर्ग में कुछ अच्छा यहाँ पर होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में सरकार कुछ अच्छा करे, ऐसी सरकार को हम चुनने वाले हैं। कुछ लोगों की ओर से कहा गया कि जिस तरीके से एजुकेशन जो है उसको लेकर यहाँ पर सरकार कुछ अच्छा करे, ऐसा सरकार हम इस बार चुनना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते, तो आपको बता दें सुबह से ही लगातार 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है और उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है वो कितना खास है और क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। तो आपको बता दें हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अरविंद विद्रोही जी जुड़ गए हैं। अरविंद विद्रोही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही आपको बता दें टीएमसी से हमारे साथ नीरज रॉय जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आपको बता दें बीजेपी से हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवधेश जी, आपसे ही जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो ये चुनाव है काफी खास माना जा रहा है। एक तो इसलिए कि यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। दूसरे, इस चुनावों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा लोगों में डर इस बात का है कि जितने भी चरण के चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली है, उससे जिला प्रशासन या कह सकते हैं कि तमाम सरकार जो वहां पर मौजूद है वो भी इस बात को लेकर चिंतित है। तो आपको क्या लगता है कि आज पहले चरण की वोटिंग है, क्या कुछ लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और क्या कुछ मुद्दे इस बार अवधेश जी देखने को मिल सकते हैं? आज जो पहले चरण का जो मतदान बंगाल में है जी, उस मतदान में आप भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है कि वहां के मतदाताओं में कितना जोश है, कितना उत्साह है। इतना उत्साह कभी किसी चुनाव में नहीं देखा गया। क्यों? उसका कारण यह है कि बंगाल में अब परिवर्तन की लहर चल रही है और बंगाल की जनता ने ठाना है इस बार कमल फुलाना है बंगाल की धरती पर, बसु की धरती पर, सुभाष चंद्र बोस की धरती पर। क्योंकि तो बंगाल का किला जो खूनी हाथों से बनाया गया था, खून सिंहासन जिसे कह सकते हैं आप, वो खून सिंहासन ममता बनर्जी आप जीत चुका है और 2 मई आने तक पूरा ढह जाएगा और 2 मई आएगी, ममता जी जाएगी। क्योंकि बंगाल की जनता ये अब मान चुकी है कि पिछले 10 सालों में बंगाल की सड़कों पर केवल लहू लुहान के अलावा कोई विकास नहीं हुआ। अब बंगाल की जनता को चाहिए विकास। जिस योजनाओं से वो वांछित है वहां गरीब वो योजनाओं का लाभ ले सके, इसलिए वो राष्ट्रवादी सरकार को चुनकर लाएंगे, बंगाल का विकास करेंगे। बंगाल की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये सारा आज जो चरण का चुनाव है उसमें देखने को खूब मिल रहा है। यहाँ तक मेरे पास एक वीडियो मेरे यहाँ पर है, मतलब प्रचार में गए हुए उन्होंने भेजी है, तो वहाँ के कुछ मतदाता ये कह रहे हैं कि जब हम कमल के फूल पर बटन दबाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी देशद्रोही की गर्दन दबा रहे हैं जी। यहाँ तक लोगों की विचारधारा है। तो आप सोचिए कितनी प्रताड़ना वहां झेली गई है लोगों के द्वारा ममता दीदी के राज में। ठीक है जी। ये जो खूनी सिंहासन था, हिंसात्मक जो पूरा माहौल बना रखा था, डर का माहौल जो बना रखा था ममता दीदी ने, वो अब जो है खत्म होने जा रहा है। एक राष्ट्रवादी सरकार बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है। ठीक है नीरज जी, अवधेश जी की ओर से जिस तरीके से कहा गया कि वाकई ही इस बार लोग काफी उत्साह के साथ पोलिंग बूथों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर उस उत्साह की बात करें तो वो इसी की वजह से एक तो वहां पर भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा जो शुरुआत यहाँ पर भाजपा की ओर से की गई है कि पूरे विकास के साथ यहाँ पर कायाकल्प किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा, वही एक वजह यहाँ पर मानी जा रही है कि लोग जो है पोलिंग बूथों पर काफी संख्या में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज जी, देखिए प्रीति जी, स्थिति यह है कि बंगाल देश का एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पर चुनाव को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, और पिछला भी रिकॉर्ड देखिए तो देश के जो अच्छे प्रदेश हैं जहाँ पर के पोल ज्यादा हुआ है उसमें बंगाल भी है। और रही बात अपने अवधेश भाई जो कह रहे थे कि विकास और परिवर्तन, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि विकास नहीं होना चाहिए या परिवर्तन, तो परिवर्तन की जो बात आप करते हैं
तो परिवर्तन का एक मॉड्यूल क्या होता है, उसका ढांचा क्या है। जिस विकास की आप बात कर रहे हैं कि आपने विकास किया, ये मत भूलिए कि देश में आपकी सरकार है पिछले 7 सालों से, और लगभग 1.5 दर्जन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित और उसकी सरकार है। तो उन जगहों पे आपने कितना विकास किया, देश का विकास कितना कर दिया है, इसका एक आपका पूरा मॉड्यूल तैयार करके बंगाल की जनता को आपको दिखाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके छोटे से बड़े नेता तक की कहानी ये देखिए कि मैं विकास कर दूंगा, मैंने विकास किया, मैं विकास कर दिया, 2 मई को टीएमसी साफ, 2 मई को टीएमसी साफ। यह विकास का मॉड्यूल नहीं होता है। बंगाल की जनता से आप वोट मांग रहे हैं, आप यह गिनाइए कि आप जहां लंबे समय से शासन कर रहे हैं जिन प्रदेशों में, बंगाल से बेहतर आपकी योजना कौन सी है, उस पर आप गिनाइए, बेहतर होता है। अब तू मैं कर कि मैंने किया, आपने किया, मैंने किया, आपने नहीं किया, नहीं होता है। जनता सिर्फ वोट पाने के लिए हम जनता के बीच में जाएं। मैं बार बार विभाग तरीका से ये तैयार होता हूं, मुझसे प्रश्न पूछा जाए, मैं प्रश्न का जवाब दूं। कौन सी योजना है अवधेश भाई? आपने कहा वीडियो आया, लोगों ने कहा कि कमल का बटन दबाता हूं तो लगता है गला दबाता हूं। देखिए, ये लोकतंत्र का महत्व को नहीं दर्शाता है, यह कहीं ना कहीं रिएक्शन की बात को बताता है। हमारे और आपके अंदर जो भी कार्यकर्ता ऐसे भावना को रखता है तो हम लोगों को समझाना नैतिक कर्तव्य होता है। लोकतंत्र वहां उत्सव की तरह चुनाव मनाया जा रहा है, चल रहा है, चलने दीजिए। अगर हमने विकास किया है, लोगों तक, जन जन तक योजनाओं को पहुंचाया है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। रही बात, आपने अगर वहां के लोगों की भावनाओं को समझकर अपने दूसरे जगहों पर जो शासन आपने किया है, वहां पर बेहतर कानून व्यवस्था से लेकर योजनाओं तक दिया है, तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। अब तो 2 मई हकीकत स्पष्ट सामने आएगी, की बात नहीं बोलनी चाहिए। जी ठीक है, अरविंद जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अवधेश जी, जिस तरीके से अभी नीरज राय जी की ओर से बातें कही गई है और उन्होंने ये भी कहा कि वाकई ही अगर कोई कामकाज आप लोगों की ओर से किया गया है, जैसा कि उन्होंने ये कहा कि कोई एग्जाम्पल जो लगातार आप लोग विकास की बात करते हैं कि बंगाल में विकास किया जाएगा, पिछले 10 सालों में यहाँ पर विकास नहीं किया गया, तो किसी ऐसे राज्य की कोई कॉपी, एक होता है ना कि जिस राज्यों में आपकी सरकार है उन राज्यों का कोई विकास मॉडल क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में पेश करते? क्यों नहीं आप कहते पश्चिम बंगाल में ऐसा कि पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से ये कामकाज नहीं किया जा रहा जो बीजेपी शासित राज्यों में किया जा रहा है? देखिए प्रीति, बिल्कुल सही बात कही आपने, और नीरज की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। जो विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, वहाँ की जनता जो है, आज दिन यूट्यूब पर वीडियो आ रही है उनकी, ठीक है, न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं, वहाँ के लोग कहते हैं हमें यूपी जगह योगी मॉडल चाहिए। वो खुद ही कह रहे हैं अपने आप, हमें महाराष्ट्र जगह मॉडल नहीं चाहिए, जहाँ घूसखोरी की जाती हो, जहाँ 100 करोड़ की रिश्वत ली जाती हो, गृह मंत्री शामिल हो, वही तो एक विकास मॉडल है लोगों का। वो कहता है हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, हमें चाहिए विकास यूपी जैसा, योगी मॉडल जैसा। वो विकास केवल भारतीय जनता पार्टी बंगाल को दे सकती है। जिस राज्य में प्रीति जी धर्म जाति को देखकर न्याय किया जाता हो, उस राज्य की जनता क्या सोचेगी बताइए आप? जहाँ भगवान राम के नाम पर उन पर अत्याचार किया जाता हो, भगवान राम के नाम लेने पर। अवधेश जी, मैं बिल्कुल चाहती थी कि इस डिबेट में इस मुद्दे पर ना आए, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी आप उसी मुद्दे पर चले गए। तो आपको लगता है कि वाकई श्री राम के नाम पर ही आप ये चुनाव लड़ेंगे? वो लगातार विकास की बात कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कुछ ऐसा मॉडल आप पेश करिए, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी उसी तरफ मुड़ जाते हैं आप। मैं बताऊं, जवाब दूं मैं? देखिए, आयुष्मान योजना एक मिनट नीरज जी, ममता दीदी ने नहीं लाने दिया, ठीक है, लेकिन ममता दीदी बोलती है कि उससे अच्छी योजना ऑलरेडी उनके प्रदेश में है, तो फिर जरूरत क्या है लाने की? वो बंगाल के किसानों को नहीं मिल पाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है अवधेश जी। नीरज जी आप बोलिए, आती हूँ अरविंद जी। मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैं जो मुद्दा जो उन्होंने आपने जो मना किया उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। 2014 में गुजरात मॉडल पे पूरे देश में चुनाव हुआ। आज यह है कि अगर देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री MSME बर्बाद होने का श्रेय जाता है तो गुजरात को जाता है। अब ये बंगाल में जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को लेके जा रहे हैं कि यूपी मॉडल। पिछले 4 सालों में हुआ क्या है यूपी में कि जितनी सरकारी नौकरियों की वैकेंसी आई है, अभी आपकी 2018 की वैकेंसी थी जिसमें कि इंटरव्यू का प्रोसेस होने वाला था, उसको भी निरस्त कर दिया गया। ठीक है। ये कहते हैं कि हम यूपी में बढ़िया व्यवस्था दे रहे हैं। आप भी हमसे ज्यादा जानती हैं, मीडिया से हैं, कि उत्तर प्रदेश पूरे देश का एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कि सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं और बच्चियों पे हो रहा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर एक अपराधी
8 पुलिस वालों को शहीद करता है, एक दारू बेचने वाला बनाने वाला पुलिस वाले को शहीद करता है। 4 दिन पहले की सूचना है कि आगरा में भी एक दरोगा को। देखिए नीरज जी, जो आप बातें कह रहे हैं, ऐसा तो कोई राज्य नहीं है जहाँ पर अपराध ना हो रहे हो, और ऐसा तो अब ये भी नहीं बोल सकते कि पश्चिम बंगाल है जहाँ पर अपराध नहीं हो रहे। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं इनके जवाब दे लूं, फिर उससे पूछिएगा। ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए। अरविंद जी काफी देर से बने हुए हैं। पिछले इनको जहां तक याद है और आपको जहां तक याद है, 4 से 6 महीना के अंदर बताइए कि जो बंगाल के अंदर किसी महिला और बेटी के साथ उत्तर प्रदेश जैसी घटना घटी हो। इन्होंने आयुष्मान योजना का जिक्र किया। शायद हमारे बड़े भाई को ये पता नहीं है कि आयुष्मान योजना एक ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है केंद्र सरकार। अरे भाई साहब बोलने दीजिए ना, आपने बोला मैं सुना, बोलिएगा मैं सुनूंगा। ठीक है नीरज जी, अवधेश जी, आप दोनों बने रहिएगा। बिल्कुल दोबारा आप बात करूंगी, लेकिन इसी बीच अरविंद जी के पास चलते हैं, काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है सर, आप दोनों का आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए और भी वक्त मिलेगा। अभी अरविंद जी के पास चलते हैं एक बार। अरविंद जी, जिस तरीके से अभी हमारे साथ अवधेश जी और नीरज जी जुड़े हुए हैं, आप काफी देर से हमारे साथ जुड़े हैं, आपने भी उनकी बातें सुनी होंगी, सवाल भी आपने सुने होंगे। आपको क्या लगता है वाकई इस बार जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो कितना, कह सकते हैं कि किन मुद्दों पर रहेगा, और जिस तरीके से आज सुबह से ही वोटिंग वहां पर होती हुई नजर आ रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव हर चुनाव की तरह फिर उसी मोड़ पर पहुंच गया है, जहां पर डेवलपमेंट की लोग बात करेंगे, इमोशंस की बात होगी। कोई भी चुनाव, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है लेकिन लोकतंत्र का यथार्थ भी यही है कि पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव हो रहे हैं, और पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव में पब्लिसिटी, पब्लिक स्टैंड, प्रोपोगंडा, ये जो है चीज जो है हावी हो जा रहे हैं। अगर डेवलपमेंट पर ही देश की जनता केवल डेवलपमेंट पर चुनाव का फैसला करती, अपना नेता चुनती, तो शीला दीक्षित दिल्ली में कभी नहीं हारती। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता कल्पनाथ राय जी रहे हैं, वो अपने चुनाव में, हर चुनाव में जातीय समीकरण के कारण उलझ जाते थे, किसी तरह जीते थे। स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा बाराबंकी के हैं, आज उनकी पुण्यतिथि भी है, वो भी जो है अपने चुनाव में फंस जाते थे। चुनाव, यहाँ तक कि वो चुनाव हारे भी। तो एक बहुत अच्छी चीज होती है सुनने में, कहने में, समझने में, लेकिन डेवलपमेंट ही चुनाव जिताने का कोई जरिया नहीं होता है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों के पास अपना कार्यकर्ता, कार्यक्रम, क्रियान्वयन कोष और कार्यालय की बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। कार्यकर्ता आधारित राजनीति जो है, जिसमें ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो है एक सिद्धस्त महिला साबित हुई, और इसी की बदौलत उन्होंने वाम दलों को हराया था 10 साल के चुनाव में, जो उनके शासनकाल का रहा। अब उनके ऊपर वही आरोप लगते हैं जो वाम दलों पर लगा करके वो जीत करके आई थी। एक बड़ी चुनौती है राजनीतिक हिंसा को कैसे रोकी जाए, और ये आरोप लगा के ममता जी आई थी, अब उन्हीं पर आरोप लग रहा है। राजनीतिक हत्याएं लगातार हो रही, उत्पीड़न हो रहा है। तो ये जो अब ममता बनर्जी के कार्यकाल का जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रचार है, इससे ममता बनर्जी कैसे और उनके कार्यकर्ता, टीएमसी के लोग कैसे बच पाएंगे, ये सवाल है। और रही विकास और अदर स्टेट के मॉडल की बात, तो कई मामलों में, जैसे नीतीश कुमार की सरकार कई मामलों में अच्छी है, गुजरात की सरकारें अच्छी है, दिल्ली के शिक्षा मॉडल का प्रचार आम आदमी पार्टी के लोग खूब करते हैं, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस और ठोको नीति, ये हर जगह चर्चा का विषय है। और ये बिल्कुल योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री भी खूब दम लगा के कहते हैं कि हम तो ये करेंगे, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो कई चीजों को मिला के प्रीति जी, मेरी समझ से मतदाता चुनाव करता है, अपना निर्णय देता है, और मतदाता का फैसला ही सर्वोपरि होता है। ये बात सबको मालूम है। अब जो जैसे जातीय, सांप्रदायिक दो भावना के साथ साथ एक भावना, क्षेत्रीय भावना भी बहुत बलवती होकर के असर करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ममता जी जहां बंगाली अस्मिता की बात करती हैं, वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व भी, अमित शाह जी हुए या वहां के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय हुए, सारे लोगों ने कहा कि हम बंगाल के ही व्यक्ति को ये। अवधेश जी, जिस तरीके से आपने बात कही है कि विकास से ही चुनाव नहीं जीता जाता, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी रैलियों में या तमाम जहां पर भी वो संबोधन करते हैं या उनकी ओर से कोई भी कार्यक्रम किया जाता है पश्चिम बंगाल में, तो वहां विकास के मुद्दे ना रखकर और बहुत सारी बातें हैं और सब बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, जिनको लेकर रैलियों में और सभाओं को संबोधित किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि एक मेन वजह यही है कि विकास से ही चुनाव नहीं जीता जाता और भी बहुत सारे हथकंडे यहाँ पर अपनाए जाते हैं।
में जाति धर्म देखकर न्याय मिलता हो, उस राज्य की जनता क्या सोचेगी जी? उसको विकास तो चाहिए भाई। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही तो विकास होगा। आपको मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर में जब 370 चल रही थी, उस समय वहां पर 370 लागू थी, उस समय वहां क्या था, लोगों के हाथों में पत्थर थे। 370 हटने के बाद आप देखिए कितना रोजगार है, कितने लोग खुशहाली है वहां पर, कितनी खुशहाली है वहां पर, कितने लोग खुश है, कितना उत्साह वहां के लोगों में। वही जो हाल है भारतीय जनता पार्टी आने के बाद बंगाल में होगा। बंगाल में विकास भी होगा, जो खूनी हिंसात्मक जो राजनीति है वो खत्म होगी, ठीक है, सभी को न्याय मिलेगा और सभी का, ये नहीं कि हिंदू या मुस्लिम, ठीक है अवधेश जी, ठीक है, सबका साथ सबका विकास को जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है अरविंद जी, आप अपनी बात रखिए, नीरज जी फिर आपके पास आऊंगी। ठीक है अवधेश जी। देखिए, जाति जो है समाज की और राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है, पता नहीं क्यों लोग इसको स्वीकारते नहीं है। अवधेश जी ने कहा कि जात नहीं, अच्छा कोई भी ऐसी विधानसभा पश्चिम बंगाल आसाम की बता दीजिए कि जहां पर जो जातियां बहुमत में हो, जिनके वहां पर वोट हो, उनके कैंडिडेट को टिकट न देके आपने ऐसे प्रत्याशी बनाया है जिसका वहां पर केवल 2-3 हजार वोट हो। जिस जात की आबादी विधानसभाओं में ज्यादा होती है वही प्रत्याशी बनते हैं। अगर जाति समाज की और राजनीति की अनिवार्य नहीं है तो कैसे जाति, जिनकी जाति आधारित आप टिकट देते हैं? हाँ, जाति तोड़ के समाज जोड़ने की जो उदाहरण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेताओं की, वो समझ में आता है कि सभी जातियों को जोड़ के, लेकिन ये कह देना कि हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते, तो जिन जातियों का वोट ज्यादा है विधानसभाओं में, आप उन्हीं जातियों में टिकट क्यों देती है भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, ऐसा एक उम्मीदवार बता दीजिए बिल्कुल जिसका वोट ना हो और आपने उनको प्रत्याशी बनाया। ठीक है अरविंद जी, आपकी ओर से जो सवाल किया गया अवधेश जी का, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले नीरज जी आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, है क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता प्रवक्ता हैं, ये वही बोलते हैं लोग जो ये खुद पालन करते हैं। अब देखिए, इनसे आप कहेंगे बंगाल के बारे में तो पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर, जिस तरह से कि हथिया के शादी में खुरपी का ये लोग गीत गाना शुरू करते हैं। जब ममता, अरे यार अभय जी चुप रहिए, चुप रहकर भी सुना जा सकता है। देखिए, जब वाम पंथ को ममता जी उखाड़ कर फेंक मारी वहां से, ते झूठ पंथ वाले क्या कर लेंगे वहां पे, झूठ का अपना पिटारा खोलकर। विकास 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 भी उस नाम से शर्मा गया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका, अरे क्या क्या ये सब चीजें चलता है भाई। आप दिखाइए, सरकारी संपत्तियों को आप बेच रहे हैं। एक भी 100 स्मार्ट सिटी का ये लोग वादा किए थे 2014 में, अब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन फ्यूचर ऑफ सिटी कोलकाता को बनाने की बात करते हैं। जितनी सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं, सब प्राइवेट उद्योगपति खरीद रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंकों का ऋण नहीं ये चुका पा रहे हैं। गेल बेचे, भेल बेचे, सेल बेचे, एनजीसी पे तलवार लटकी है, और बीएसएनएल के टावर पे जियो और एयरटेल तमाम लोगों का ये डिब्बा टांगे हुए हैं। इस पर बात करिए। राम जी और दुर्गा जी पे तो बात होती रहेगी, चुनाव के बाद भी धर्म की बात होगी, लेकिन आपने क्या किया, इस पर बात करिए अवधेश भाई। ठीक है, मुझे आपके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुद्दे की बात करेंगे तो सही है भाई। ठीक है नीरज जी, अवधेश जी जवाब दीजिए। देखिए प्रीति जी, इन्होंने कहा विकास की बात जी, उसके बाद अरविंद जी की ओर से जो सवाल किया गया उसका भी जवाब जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा विकास का उदाहरण, एक राष्ट्रवादी महापुरुष को दबाने के लिए पूरा गठबंधन एक है। ये सबसे बड़ा विकास इस देश का देखने को मिल रहा है। कुछ ना कुछ तो वजह होगी उस राष्ट्रवादी महापुरुष में, इसके लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं भाई। कौन महापुरुष है? अरे क्या कारण है? ये वही महापुरुष मिलकर इकट्ठे हो चुके हैं। ये वही तुम्हारी चोरियां थी, तुम चोरी कर घर में रहते थे, जगह मरी थी, चोरी किए थे। ये वही महापुरुष। चलिए ठीक है, इतना वक्त नहीं अवधेश जी, आप आखिरी कमेंट दीजिए अपना। ठीक है ठीक है ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे कभी, अभी आप आखिरी कमेंट दीजिए। जी अवधेश जी आप आखिरी कमेंट दीजिए, उसके बाद नीरज जी आपके पास आती हूँ। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लिए सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर, और सबका साथ सबका विकास, किसी ने कोई भेदभाव नहीं। ठीक है अवधेश जी, तमाम वादे किए जाते हैं हर पार्टी की ओर से, तो वक्त बताएगा। बिल्कुल 2 मई को सबके सामने क्लियर हो जाएगी क्या कुछ वादे किए जा रहे हैं, और जनता जो है वो कितनी समझदार है, उनकी ओर से किस नेता की ओर से जो बात कही गई है उस पर उसने कितना भरोसा किया। ठीक है नीरज जी आखिरी कमेंट। देखिए, ये जो है सबसे बड़े जातिवादी, सबसे बड़ा अराजक, सबसे बड़ा सांप्रदायिक और नाना प्रकार के जितने भी आरोप लगाया जा सके, ये नंबर 1 है।
जिसको ये राष्ट्र पुरुष कह रहे हैं भाई साहब, जेल बेचने वाला, भेल बेचने वाला, सेल बेचने वाला, पूरे देश को बेचने वाला राष्ट्रवादी नहीं हो सकता और न ही राष्ट्र पुरुष। वो भाजपा के पुरुष हो सकते हैं। अरे अपने जो पुराने लोग हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक को नहीं मानने वाले राष्ट्र पुरुष। ठीक है नीरज जी, बिल्कुल फर्जियों को मत बोलिए। ठीक है, एक बार अरविंद जी से और आखिरी कमेंट ले लेते हैं। जी प्रीति जी, जाति धर्म संप्रदाय समुदाय एक सच्चाई है, पता नहीं क्यों भाजपा के साथी इसको स्वीकार नहीं कर कि बांग्लादेश की यात्रा में मतुआ समुदाय के साथ बड़े मंदिर और उनके नेता के घर, हरिश्चंद्र जी के घर भी प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं। तो अब समाज और समुदाय और संप्रदाय एक सच्चाई है। मेरे उस प्रश्न का जवाब अभी नहीं तो कभी दे दें कि कोई भी ऐसी विधानसभा आप बता दीजिए जहां पर बड़ी जातियों के अलावा छोटी जाति जिनके 1000-2000 भाजपा ने या किसी भी अवधेश जी अगर प्रत्याशी बनाया हो। माफ कीजिए अरविंद जी, अगर और वक्त होता तो इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाते और आपकी ओर से जो सवाल किया गया उनका जवाब बिल्कुल अवधेश जी से लेते हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करिए और अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि वाकई जिस तरीके से आज असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही है, उसको लेकर लोग काफी उत्साहित है और हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।